नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप यारंता सिंह से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के गोंडा में हुई एक दुर्घटना में हुई जान माल की हानि पर दुख व्यक्त किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रत्येक मृतक के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी। उन्होंने कहा कि घायलों को 50-50 हज़ार रुपए दिए जाएंगे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज भावनगर रेलवे स्टेशन से भावनगर अयोध्या कैंट साप्ताहिक ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। मंत्री ने रीवा से पुणे और जबलपुर व रायपुर के बीच 2 अन्य ट्रेनों को भी वर्चुअल माध्यम से हरी झंडी दिखाई। भारत को 16 एयरबेस C295 सैन्य परिवहन विमानों का अंतिम बैच प्राप्त हुआ है, जो इसकी रक्षा क्षमताओं में एक महत्वपूर्ण उन्नयन का प्रतीक है। विमानों का हस्तांतरण आज स्पेन के सेविली में हुआ। मौसम विज्ञान केंद्र ईटानगर ने पपुमपारे और लोहित जिलों के लिए रेड अलर्ट और अरुणाचल प्रदेश के 5 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कुछ स्थानों पर गरज के साथ बिजली गिरने और बहुत भारी बारिश की संभावना है। इसके अलावा शेष जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण ने आयुष मंत्रालय के परामर्श से आयुर्वेद आहार श्रेणी के अंतर्गत आयुर्वेदिक खाद्य पदार्थों की एक निश्चित सूची जारी की है। भारतीय पहलवान सितेंद्र आज शाम ग्रीस के एथेंस में अंडर 17 विश्व चैंपियनशिप में पुरुषों के 60 किलोग्राम फ्री स्टाइल फाइनल में स्वर्ण पदक के लिए प्रतिस्पर्धा करने के लिए पूरी तरह तैयार है। मैच भारतीय समयानुसार शाम 5 बजे शुरू होने की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश के गोंडा में आज सुबह एक सड़क दुर्घटना में कम से कम 11 लोगों की मौत हो गई और 4 घायल हो गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया है और मृतकों के परिवारों के लिए 5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि की घोषणा की है। आज नीट PG 2025 परीक्षा आयोजित की गई। लगभग 2,50,000 मेडिकल स्नातक इस परीक्षा में शामिल हुए। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के गोंडा में हुई एक दुर्घटना में मरने वाले लोगों के प्रति दुख व्यक्त किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रत्येक मृतक के निकटतम परिजन को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी। उन्होंने कहा कि घायलों को 50-50 हज़ार रुपए दिए जाएंगे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज भावनगर रेलवे स्टेशन से भावनगर अयोध्या छावनी साप्ताहिक रेलगाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना किया। श्री वैष्णव ने रीवा से पुणे और जबलपुर से रायपुर के लिए 2 अन्य रेलगाड़ियों को भी वर्चुअल रूप से झंडी दिखाई। उन्होंने कहा कि पिछले 11 वर्षों में 34,000 किलोमीटर नई रेल पटरियां बिछाई गई, जो कि भारतीय रेलवे में हो रहे व्यापक बदलाव का प्रमाण है। भावनगर रेलवे स्टेशन पर रेल मंत्री ने कहा कि देश में 1,300 रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास विश्व की सबसे बड़ी स्टेशन पुनर्विकास का परियोजना है। इस अवसर पर श्री वैष्णव ने गुजरात के लिए भी कई घोषणाएं की। बाद में रेल मंत्री ने नवागांव स्थित APPL कंटेनर यार्ड का दौरा किया और विकसित भारत चर्चा में भाग लिया। उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में आज सुबह एक सड़क दुर्घटना में 11 लोगों की मृत्यु हो गई और 4 अन्य घायल हो गए। पुलिस के अनुसार पृथ्वीनाथ मंदिर जा रही 15 श्रद्धालुओं से भरी एक बोलेरो कार अनियंत्रित होकर पारस राय अलावल देवरिया सड़क पर रेहरा गांव में सरयू नहर पुल के पास नहर में गिर गई। नहर से 11 शवों को बरामद कर लिया गया है। 4 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने मृतकों के परिजनों के लिए 5-5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दिए जाने की घोषणा की है। केंद्रीय परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने घोषणा की है कि अगले 2 वर्षों में आंध्र प्रदेश की सड़कें अमेरिका जैसी हो जाएगी। कल आंध्र प्रदेश के मंगलगिरी शहर में 27 सड़क विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखने और 5,233 करोड़ रुपए की 2 पूरी हो चुकी परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित करने के बाद मुख्यमंत्री N चंद्रबाबू नायडू के साथ एक बैठक को संबोधित करते हुए श्री गडकरी ने कहा कि नई परियोजनाएं आंध्र प्रदेश को तेलंगाना, कर्नाटक, ओडिशा और तमिलनाडु से और भी करीब से जोड़ेंगे।
चुनाव आयोग ने बूथ लेवल अधिकारियों का पारिश्रमिक 2 गुना कर दिया है और मतदाता सूची तैयार करने और पुनर्निरीक्षण कार्य में शामिल BLO पर्यवेक्षकों का पारिश्रमिक भी बढ़ा दिया है। एक बयान में चुनाव आयोग ने बताया कि संशोधित ढांचे के अनुसार BLO का वार्षिक पारिश्रमिक 6,000 रुपये से 2 गुना करके 12,000 रुपये कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त मतदाता सूची के पुनर्निरीक्षण के लिए BLO का प्रोत्साहन 1,000 रुपये से बढ़ाकर 2,000 रुपये कर दिया गया है। जापान के ओसाका में आयोजित विश्व एक्सपो 2025 में भारतीय मंडप में कल 20,000 से अधिक दर्शक पहुंचे। इन लोगों ने भारत की सांस्कृतिक विरासत, अंतरिक्ष उपलब्धियां और हस्तशिल्प को देखा। जापान स्थित भारतीय दूतावास ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इन लोगों ने समग्र स्वास्थ्य की दिशा में भारत की सदियों पुरानी यात्रा को दर्शाते हुए एक योग सत्र का अनुभव किया। एक्सपो के अन्य आकर्षणों में चंद्रयान जोन भी शामिल है। अंतरिक्ष अन्वेषण और चंद्र अभियानों में भारत के अग्रणी उपलब्धियों को प्रदर्शित किया गया। जम्मू कश्मीर की अखरोट की लकड़ी की नक्काशी और उड़ीसा के ताराकाशी कला का प्रदर्शन किया गया है। यह प्रदर्शनी इस वर्ष 13 अक्टूबर तक चलेगी। इसमें 160 से अधिक देश और 9 अंतर्राष्ट्रीय संगठन भाग ले रहे हैं। स्वतंत्रता दिवस समारोह से पहले दिल्ली पुलिस ने शहर में एहतियाती सुरक्षा उपायों को ध्यान में रखते हुए इस महीने की 16 तारीख तक राष्ट्रीय राजधानी में पारंपरिक हवाई प्लेटफॉर्मों की उड़ान पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसमें पैराग्लाइडर, पैरामोटर, हैंग ग्लाइडर, मानव रहित हवाई वाहन, मानव रहित विमान प्रणालियाँ, माइक्रो लाइट विमान, रिमोट से संचालित विमान, गर्म हवा के गुब्बारे, छोटे आकार के संचालित विमान, क्वाडकॉप्टर और विमानों से पैरा जंपिंग शामिल है। राष्ट्रीय राजधानी के अधिकार क्षेत्र में ऐसे हवाई प्लेटफॉर्मों की उड़ान भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत दंडनीय होगी। भारतीय मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, सिक्किम और उप हिमालय पश्चिम बंगाल में बहुत भारी से बेहद भारी बारिश का अनुमान लगाया है। IMDA ने बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, केरल, माहे, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में भी दिन में भारी से बहुत भारी बारिश की भविष्यवाणी की है। गुजरात, केरल और उत्तराखंड के कई जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने आयुष मंत्रालय से परामर्श के बाद आयुर्वेदिक आहार की एक सूची जारी की है। इससे खान पान को लेकर भारत के सदियों पुराने ज्ञान को मुख्य धारा में लाने में मदद मिलेगी और उपभोक्ताओं तथा कारोबारियों दोनों में विश्वास बढ़ेगा। इसके अलावा आयुर्वेदिक आहार उत्पाद तैयार करने के लिए कारोबारियों को भरोसेमंद संदर्भ सामग्री भी मिल जा सकेगी। आयुष राज्य मंत्री और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय राज्य मंत्री श्री प्रताप राव जाधव ने लोगों से दीर्घकालिक स्वास्थ्य लाभ के लिए अपने दैनिक जीवन में आयुर्वेद आहार को सम्मिलित करने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि आयुर्वेद आहार न केवल शरीर को पोषण देते हैं बल्कि रोग प्रतिरोधक क्षमता, पाचन और समग्र स्वास्थ्य लाभ को भी बढ़ावा देते हैं। इस पहल से खाद्य उद्योग जगत से जुड़े पक्षों के लिए नियामक स्पष्टता बढ़ेगी और बेहतर स्वास्थ्य के लिए आयुर्वेद आधारित पोषण को व्यापक स्वीकृति मिल सकेगी। टेबल टेनिस में ब्राज़ील के फोर्स डू इगुआकू में चल रहे WTT स्टार कंटेंडर 2025 में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी है। मानुष शाह और दिया चिताले आज रात मिश्रित युगल के फाइनल में भिड़ेंगे। मैच भारतीय समय अनुसार रात 9 बजे शुरू होने की उम्मीद है। शीर्ष वरीयता प्राप्त विश्व में 10वें नंबर की भारतीय जोड़ी ने क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल दोनों में चिली की टीमों पर शानदार जीत के साथ फाइनल में प्रवेश किया। अब उनका सामना जापान के सातोशी आइदा और हनोका हाशिमोटो की जोड़ी से आज होगा। राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान परीक्षा बोर्ड की ओर से मेडिकल स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए पात्रता परीक्षा NET PG का आयोजन कल किया जाएगा। परीक्षा में करीब 2.5 लाख मेडिकल स्नातक शामिल होंगे। परीक्षा सुबह 9 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक एक ही पाली में होगी। उम्मीदवार सुबह 7 बजे से परीक्षा केंद्र में प्रवेश कर सकते हैं। प्रवेश ठीक 8:30 बजे बंद हो जाएगा। उम्मीदवारों को अपने साथ सभी अनिवार्य दस्तावेज ले जाना होगा। प्रवेश के समय दस्तावेजों का सत्यापन किया जाएगा।
रूस के सोची में काला सागर रिजोर्ट के निकट तेल के एक डिपो में भीषण आग लग गई है। रूस के अधिकारियों ने बताया कि यूक्रेन के ड्रोन हमले के कारण ये आग लगी है। सोची के निकटवर्ती हवाई अड्डे पर उड़ानें रोक दी गई हैं। दमकल कर्मी आग पर काबू पाने का प्रयास कर रहे हैं। अभी तक किसी के हताहत होने या किसी के नुकसान की कोई खबर नहीं है। इस बीच रूस की मिसाइलों ने दक्षिण यूक्रेन के शहर माइकोलेव में मकानों और प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया। इस हमले में कम से कम 7 लोग घायल हुए हैं। ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान आज 2 दिवसीय राजकीय यात्रा पर पाकिस्तान पहुंचे। इस यात्रा का उद्देश्य दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत करना और द्विपक्षीय व्यापार को सालाना 10 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंचाना है। राष्ट्रपति पेजेशकियान के साथ एक उच्च स्तरीय मंत्रिमंडल भी आया है। पाकिस्तानी विदेश कार्यालय के अनुसार ईरानी राष्ट्रपति के रूप में पेजेशकियान की यह पहली आधिकारिक पाकिस्तान यात्रा है। इसी के साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।